हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। सो फ्रेंड्स, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। तो होप है कि आपने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, और जिस किसी ने भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो आज हम इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे। लैंग्वेज में 2 पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश, जो टोटल 30 मार्क्स के होते हैं। 15 इंग्लिश और 15 हिंदी। सो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश प्रैक्टिस सेट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 to 5 है, जिसमें सुइटेबल हमें इन्फिनेटिव ऑफ जेरेंट को फिल करना है। So question number 1, today everyone wishes days more quickly. Options are earn, to earn, for earning. तो बताइए फ्रेंड्स, तो आज के समय में सभी लोग पैसे जल्दी कमाना चाहते हैं, इसमें सुइटेबल जेरेंट किस तरह का यूज होगा? सो टुडे एवरीवन विशेस टू अर्न मनी क्विकली। तो सभी लोग आज मनी जल्दी कमाना चाहते हैं। ओके। Question number 2. She is very keen modeling. She is very keen dash modeling. Options are to take up, on taking up, taking up. तो मॉडलिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। सो राइट फ्रेज क्या होगा? सो शी इज़ वेरी कीन ऑन टेकिंग अप मॉडलिंग। तो ऑन टेकिंग अप एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि वो मॉडलिंग करने के लिए काफ़ी उत्सुक है। क्वेश्चन नंबर 3, द डायरेक्टर मेड द ऑफिसर्स डैश लॉन्गर देन यूजुअल। ऑप्शंस आर टू वेट, वेट एंड वेटिंग। तो इसमें कौन सा सही फिल होगा? तो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस है टोटल, तो आप अपने जो भी है मार्क्स उसे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 15 मार्क्स में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ओके, तो बताइए। सो द डायरेक्टर मेड द ऑफिसर्स वेट लॉन्गर देन यूजुअल। तो डायरेक्टर ने ऑफिसर्स को जो यूजुअली वेट कराया जाता है उससे ज़्यादा वेट कराया। क्वेश्चन नंबर 4, My brother is interested dash in army. Options are to serve, in serving, to serving. So my brother is interested dash in army. मेरा भाई आर्मी में सर्व करने के लिए इंटरेस्टेड है, सेवा करने के लिए इंटरेस्टेड है। इसमें राइट फ्रेज क्या होगा? सो माई ब्रदर इज इंटरेस्टेड इन सर्विंग इन आर्मी। क्वेश्चन नंबर 5, The boys in the hostels are averse takes part in the strike. Options are to take, to taking, for taking. तो हॉस्टल्स के जो बॉयज़ है वो स्ट्राइक में पार्ट लेने के खिलाफ है। एवर्स मतलब उसके खिलाफ होना। So the boys in the hostel are averse to taking part in the strike. फ्रेंड्स, ये 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुइटेबल ऑल्टरनेटिव्स। तो सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सो सी एक्सपेक्ट दैट हर सन डैश कैन रिटर्न, मे रिटर्न, शुड रिटर्न। तो कभी भी हम किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं तो इसके साथ हमेशा ही हम मे का यूज करते हैं। इट मीन्स कि वो आ सकता है। सी एक्सपेक्ट दैट हर सन मे रिटर्न, कि वो एक्सपेक्ट करती है कि उसका बेटा आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ वी रिक्वेस्ट हर सी डैश टू कॉलेज। ऑप्शंस आर माइस्ट गिव अ लिफ्ट, माइस्ट मस्ट गिव अ लिफ्ट, माइस्ट गिव अ लिफ्ट एंड कैन गिव अ लिफ्ट। इफ़ वी रिक्वेस्ट हर सी डैश टू कॉलेज, इसमें कौन सा अल्टरनेटिव सही होगा फ्रेंड्स? तो आप अपनी स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मैं उससे अगर रिक्वेस्ट करूँगी तो शायद वो कॉलेज छोड़ देगा। मस्ट का मतलब ज़रूर छोड़ देगा, तो मस्ट का यूज़ हम नहीं कर सकते कि वो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। कैन गिव अस लिफ्ट,
तो ये भी सही नहीं है, माइस्ट सही होगा, माइस्ट गिव अ लिफ्ट, वह शायद हमें दे सकता है लिफ्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ पॉसिबल मार्लो डैश प्लेस फॉर शेक्सपियर। ऑप्शंस आर मे राइट, माइस्ट हैव रिटन, माइस्ट रिटन। राइट, ये पॉसिबल है कि मार्लो शेक्सपियर के लिए ये नाटक लिख सकता है। प्लेस मतलब यहाँ प्लेस का मतलब हो गया कोई चीज़ नाटक, कोई चीज़ ड्रामेटिक करने का। दैट वाज अ प्लेस फॉर शेक्सपियर। सो मे रिटर्न, इस चीज़ के लिए हम परमिशन नहीं मांग रहे हैं तो मे नहीं हो सकता, ये सही सूटेबल वर्ड नहीं है। माइस्ट शायद, बट हम हमेशा यहाँ इसके साथ माइस्ट हैव रिटर्न का यूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, all felt that he dash a cheat. Options are maybe, can be, might be. तो सभी फील कर रहे हैं कि वह चीट कर सकता है, तो इस चीज़ को भी हम प्रिडिक्शन लगा रहे हैं कि शायद वो कर सकता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे माइस्ट बी का यूज करेंगे। ऑल फेल्ट दैट ही माइस्ट अ चीट, वो शायद चीट कर सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, डैश आई गो आउट आस्क्ड हर सन। ऑप्शंस आर शुड, मे, मस्ट। सो फ्रेंड्स, बचपन में भी हमने सुना होगा कि कभी भी हम किसी चीज़ के लिए परमिशन मांग रहे हैं तो उसके साथ हम हमेशा ही मे का यूज़ करते हैं। अगर हम क्लासरूम में सपोज़ हमें बाहर जाना है तो कैन आई गो आउट सर, कैन आई कमिंग सर, तो हम मे आई कमिंग सर, सॉरी मे आई कमिंग सर। तो हमेशा हर चीज़ के लिए अगर हम कोई चीज़ परमिशन मांग रहे हैं तो उसके साथ हम मे का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मे आई गो आउट आस्क हर सन। तो तीसरा है जो हमें बताना है सिनोनिम्स, जो यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं उसका सिनोनिम बताना है। सो प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट का सिनोनिम क्या होगा? प्रिवेलिंग, इनफेरियर, माइनर एंड सेकेंडरी। तो बताइए फ्रेंड्स, प्रीडोमिनेंट का सिनोनिम क्या होगा? फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम एंटोनिम्स ये एग्जामिनेशंस में पूछे ही जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एज अ वर्ड मीनिंग ही ये इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप हर समय हेल्प कर सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रीडोमिनेंट का मतलब क्या होता है। प्रीडोमिनेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होना, स्ट्रॉन्ग होना, सर्वाधिक होना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? तो हम कट डाउन करते हैं कि इसका सही सिन क्या होगा। प्रिवेलिंग मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग इन पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम या प्रेजेंट टाइम। कोई चीज़ प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट करता है मतलब वो भी एक पावरफुल है, किसी चीज़ में एग्जिस्ट करना। इनफेरियर इट मीन्स लोअर इन क्वालिटी, रैंक एंड स्टेटस, इट मीन्स कि किसी चीज़ के क्वालिटी, रैंक या स्टेटस में कमी होना, लोअर होना, उसे इन्फेरियर कहा जाएगा। माइनर मतलब स्मॉल। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है, आपकी एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ड मीनिंग्स भी जरूर पूछे जाते हैं, सिनोनिम एंटोनिम प्लस जो भी पैसेज होगा उसमें भी वर्ड मीनिंग्स के मीनिंग पूछे जाएंगे। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ती हूँ। सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब होता है माध्यमिक, दूसरा कोई चीज़, दैट वाज सेकेंडरी। सो प्रीडोमिनेंट का सिनोनिम क्या होगा? प्रिवेलिंग। प्रिवेलिंग मतलब कि कोई चीज़ एग्जिस्ट है, आज के समय में पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है। तो प्रीडोमिनेंट मतलब सर्वाधिक होना, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होना, जिसका सिनोनिम होगा प्रिवेलिंग। ओके, इट मीन्स डोमिनेटिंग और हैविंग इन्फ्लुएंस। तो किसी चीज़ को डोमिनेट करना, शासन करना, उसे इन्फ्लुएंस करना। ओके, तो इसका मतलब यही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंटेम्प्ट। ऑप्शंस आर अप्रूवल, रिगार्ड, सैंक्शन एंड रिपग्नेंस। तो बताइए फ्रेंड्स, कंटेम्प्ट का सिनोनिम क्या होगा? फर्स्ट ऑफ, कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है कि कंटेम्प्ट मतलब किसी चीज़ का हम डिसरिस्पेक्टफुल कर रहे हैं।
ओके, किसी का तिरस्कार करना। कंटेम्प्ट मतलब डिसरिस्पेक्टफुल। तो आइए कट डाउन करते हैं कौन सा सही होगा। अप्रूवल ऑब्वियसली नहीं हो सकता किसी चीज़ का, क्योंकि हम किसी चीज़ को अपना सहमति दे रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, किसी चीज़ में सहमत हो रहे हैं। ओके, तो अप्रूवल मतलब सहमति। रिगार्ड का दो मीनिंग होता है फ्रेंड्स। एज अ नाउन इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन या किसी चीज़ को रिस्पेक्ट देना, एज अ नाउन। ओके, और एज अ वर्ब इसका मतलब होता है कोई चीज़ कंसीडर करना, सोचना, एज अ वर्ब। ओके, तो इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। सैंक्शन मतलब प्रतिबंध लगाना, रिस्ट्रिक्शन। और रिपग्नेंस मतलब यही होता है डिसरिस्पेक्टफुल। ओके, तो डिसरिस्पेक्टफुल। तो कंटेम्प्ट का सिनोनिम क्या होगा? रिपग्नेंस। रिपग्नेंस मतलब भी किसी का डिसरिस्पेक्ट करना, डिसऑनर करना। तो दैट वाज द मीनिंग ऑफ कंटेम्प्ट। ये सिनोनिम होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन यह है, अ स्टेट ऑफ फीलिंग डिसरिस्पेक्टफुल, डिसऑनर और डिसग्रेस। ऐसा सिचुएशन जिसमें फीलिंग किसी को डिसऑनर करना होता है, डिसरिस्पेक्टफुल होता है एंड डिसग्रेस करना होता है। होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एंटीसीडेंट। ऑप्शंस आर अर्लियर, करेंट, सब्सिक्वेंट एंड फॉलोइंग। तो बताइए एंटीसीडेंट का सिनोनिम क्या होता है? सो एंटीसीडेंट का मतलब होता है कोई चीज़ प्रायर है, प्राचीन। कोई चीज़ प्राचीन है, ये ऐसे नहीं होगा। ओल्ड, कोई चीज़ पहले का, दैट इज द एंटीसीडेंट। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इट मीन्स अर्लियर। एंटीसीडेंट का मतलब पहले का, अर्लियर। कोई चीज़ प्राचीन है, एंटीसीडेंट। करेंट मतलब तो समझ ही रहे हैं, आज का समय, दैट इज द प्रेजेंट टाइम। सब्सिक्वेंट एंड फॉलोइंग दे आर सिनोनिम ऑल्सो। सब्सिक्वेंट एंड फॉलोइंग मतलब आगामी, बाद का, आने वाला समय, सब्सिक्वेंट। तो एंटीसीडेंट का हो गया जो चीज़ पहले हो चुका है, दैट वाज ऑलरेडी हैपेंड। तो एंटीसीडेंट, प्राचीन, अर्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, हायरार्की। ऑप्शंस आर इंटरप्शंस, एचेलॉन्स, डिसऑर्डर एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। तो बताइए फ्रेंड्स हायरार्की का सिनोनिम क्या होगा? हायरार्की मतलब होता है कि कोई चीज़ एक रैंक्ड बाय है, स्टेप बाय स्टेप एक रैंक्ड दिया हुआ है, दैट वाज अ हायरार्की। डिसऑर्डर एंड डिसऑर्गेनाइजेशन मतलब तो नहीं हो सकता, इसे हम कट आउट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ ये डिसऑर्डर है, मतलब कोई चीज़ सुव्यवस्थित नहीं है, कोई चीज़ ऑर्डर में नहीं है। डिसऑर्गेनाइजेशन, डिसऑर्डर, दे आर ऑल्सो सिनोनिम, दोनों साथ ही है कि जिसका मतलब कोई चीज़ व्यवस्थित नहीं है। इंटरप्शंस मतलब हो गया किसी चीज़ में रुकावट होना, हिंड्रेंस। इंटरप्शंस मतलब हिंड्रेंस, रुकावट होना। तो हायरार्की का मतलब होता है एचेलॉन्स, मीन्स कि कोई चीज़ रैंक्ड बाय है, कोई चीज़ एक के ऊपर एक है, उसे स्टेप बाय स्टेप होना, दैट वाज द हायरार्की, एचेलॉन्स। ओके, एक्सप्लेनेशन है, दैट वाज द सिस्टम इन विच पीपल और ऑब्जेक्ट आर रैंक्ड वन अबव अनदर। सिस्टम जो है पीपल और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अबव अनदर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, कंट्रोवर्शियल। ऑप्शंस आर अनडाउटेड, लिटिजियस, डिफाइन एंड सर्टेन। तो कंट्रोवर्शियल मतलब होता है कोई चीज़ विवादास्पद है, कोई चीज़ काफ़ी उलझा हुआ है, विवादास्पद है, लड़ाई करने का, फ्राइटफुल है, दैट वाज अ कंट्रोवर्शियल। इसका सिनोनिम क्या होगा फ्रेंड्स? का सिनोनिम होगा लिटिजियस। लिटिजियस बिकॉज ऑफ अनडाउटेड मतलब होता है कोई चीज़ डाउट नहीं है, कोई चीज़ क्लियर है, दैट वाज अनडाउटेड। डिफाइन मतलब कोई चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं, दैट इज डिफाइन। सर्टेन मतलब होता है कोई चीज़ निश्चित है, सर्टेन। लिटिजियस मतलब कोई चीज़
काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, काफ़ी विवादास्पद है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ती हूँ। दैट वॉज द एंटोनिम्स, फाइंड द एंटोनिम्स द फॉलोइंग वर्ड। तो अब हमें एंटोनिम्स बताना है, ऑपोजिट वर्ड्स। इनॉर्मस, ऑप्शंस आर सॉफ्ट, एवरेज, टीनी एंड वीक। इनॉर्मस का एंटोनिम्स क्या है? इनॉर्मस मतलब होता है कोई चीज़ काफ़ी बिग होना, काफ़ी बड़ा होना, वेरी बिग, दैट वॉज इनॉर्मस। तो इसका एंटोनिम क्या होगा फ्रेंड्स? सॉफ्ट, एवरेज, टीनी एंड वीक। सॉफ्ट मतलब कोई चीज़ कोमल है, एवरेज मतलब कोई चीज़ सामान्य है, तो नॉर्मल है, एवरेज। टीनी मतलब कोई चीज़ स्मॉल है, वीक मतलब कोई कमज़ोर है। तो इनॉर्मस का एंटोनिम क्या होगा? टाइनी। इनॉर्मस मतलब बिग, बड़ा, उसका एंटोनिम होगा टाइनी। दैट वाज द इनॉर्मस, वेरी बिग, टाइनी मतलब स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 2, फ्लेजिटियस, फ्लेजिशियस। फ्लेजिशियस का मतलब क्या होगा? ऑप्शंस आर इनोसेंट, वैपिड, इग्नोरेंट एंड फ्राइवोलियस। तो बताइए फ्रेंड्स। सो फ्लेजिशियस का मतलब क्या होगा? उसका एंटोनिम क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लेजिशियस का मतलब क्या होता है? फ्लेजिशियस मतलब काफ़ी क्रूएल होना। तो फ्रेंड्स, काफ़ी क्रूर होना, फ्लेजिशियस, काफ़ी ख़राब होना, दुष्ट होना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? वैपिड मतलब कोई चीज़ टेस्टलेस है। इग्नोरेंट मतलब काफ़ी अनएजुकेटेड होना, किसी चीज़ को लेकर जानकार ना होना, उस चीज़ को इग्नोरेंट कहते हैं। फ्राइवोलस मतलब कोई चीज़ बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, तुच्छ है। इनसिग्निफिकेंट। सो इनोसेंट इज़ द राइट। इनोसेंट मतलब जो गिल्ट फ्री है, क्रूएल नहीं है, बहुत ही इनोसेंट होना। दैट वाज द फ्लेजिशियस का एंटोनिम क्या होगा? इनोसेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये सब आप नोट कर लियो हो। तीसरा, कमीशन्ड। कमीशन्ड ऑप्शंस आर स्टार्टेड, क्लोज्ड, फिनिश्ड एंड टर्मिनेटेड। तो कमीशन्ड का एंटोनिम क्या होगा? कमीशन मतलब होता है कोई चीज़ एग्जीक्यूट करना, कोई चीज़ हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं मतलब शुरू कर रहे हैं। बट इसका एंटोनिम स्टार्ट करना, दिस इज सिनोनिम हो गया। क्लोज्ड करना नहीं होगा फ्रेंड, फिनिश्ड करना भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा टर्मिनेट करना, मतलब कोई चीज़ को एंड करना, समाप्त कर देना पूरी तरीके से, टर्मिनेटेड। तो कमीशन का एंटोनिम होगा टर्मिनेटेड। ओके फ्रेंड्स, फोरमोस्ट, ऑप्शंस आर हाइंडमोस्ट, अनइम्पॉर्टेंट, डिस्पोज्ड एंड मैच्योर। तो बताइए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फोरमोस्ट का मतलब जानते हैं। फोरमोस्ट मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होना। कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देयर वाज अ फोरमोस्ट। सो फ्रेंड्स, इसका तो एंटोनिम यही होगा, अनइम्पॉर्टेंट, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होना। हाइंड मोस्ट का मतलब समझते हैं। हाइंड मोस्ट मतलब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा पिछला है, देयर वाज अ फर्दरेस्ट बैक। तो बहुत ही ज़्यादा पिछला होना, हाइंड मोस्ट। डिस्पोज्ड मतलब किसी चीज़ के लिए झुका हुआ होना, इंक्लाइंड होना, दैट वाज अ डिस्पोज्ड। मैच्योर मतलब तो समझ रहे हैं कि मैच्योरिटी आ जाना, दैट वाज अ मैच्योर, बड़े हो जाना। फॉरमोस्ट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। 5 प्रोटेस्ट्स, ऑप्शंस आर डिफेंस,
डिप्राइव्स, सपोर्ट एंड डिवाइसेस। तो प्रोटेस्ट का एंटोनिम क्या होगा? प्रोटेस्ट मतलब होता है किसी का विरोध करना, किसी के ऑपोजिट होना, ऑपोजिशन। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? किसी के ऑपोजिशन में होना, दैट वाज किसी को सपोर्ट करना। इसका सही होगा प्रोटेस्ट मतलब किसी को सपोर्ट करना। डिफेंस मतलब होता है कि खुद की रक्षा करना, डिफेंड करना मीन्स रक्षा करना। डिप्राइव्स मतलब कहीं चीज़ से वंचित कर देना, उसे हटा देना। डिप्राइव मतलब किसी चीज़ से हटा देना। सपोज किसी के वसीयत से मैं तुम्हें वंचित कर देता हूँ, इट्स डिप्राइव्स। डिवाइसेस मतलब होता है फ्रेंड्स एज अ नाउन, एक होता है वसीयतनामा डिवाइसेस, और एक होता है किसी चीज़ का इन्वेंशन करना, इन्वेंट करना या कोई उपाय करना। डिवाइसेस एज अ वर्ड मीनिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहे हैं। डायरेक्शन से फाइंड आउट द एडजेक्टिव क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है। एडजेक्टिव क्लोज एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जो दो बीचों में कनेक्शंस बनाता है, जो दो सेंटेंस के बीच कनेक्ट होता है, जो रिलेटेड होता है रिलेटिव प्रोनाउन से। रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु, whom, which, that, where, they are एडजेक्टिव प्रोनाउन, उससे मिला हुआ होता है, उसे एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं, जो दो सेंटेंस के बीच कनेक्शन बनाता है। तो उस चीज़ को हमें एडजेक्टिव क्लोज को चूज़ करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई नो द मैन हु कैम हियर। तो इसमें एडजेक्टिव क्लोज क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए ये हु, दिस इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन जो हमारे दो सेंटेंस को ये करता है, उस चीज़ को हम एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं। जैसे ये द मैन, दिस इज़ द एडजेक्टिव क्लोज, तो द मैन इज़ द राइट आंसर। दूसरा सेंटेंस है दिस इज़ माई पेन विच आई गैव यू। तो इसमें एडजेक्टिव क्लोज कौन सा है? विच इज़ द एडजेक्टिव क्लोज? माई पेन विच आई गैव यू, माई पेन इज़ द एडजेक्टिव क्लोज। क्वेश्चन नंबर 3 जो थर्ड क्वेश्चन है, आई डोंट नो एनी मैन दैट इज़ प्रेजेंट हियर। पे दैट जो है दिस इज़ द रिलेटिव प्रोनाउन मैन, हियर इज ऑल्सो मैन इज़ द एडजेक्टिव क्लोज। फोर्थ सेंटेंस है ही इज़ सच अ मैन एज विल नेवर चीट यू। तो ही इज़ सच अ मैन एज नेवर विल चीट यू, दैट वाज अ मैन इज ऑल्सो अ एडजेक्टिव क्लोज। दिस इज़ द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रीड। द बेस्ट बुक, ये एडजेक्टिव क्लोज है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एडजेक्टिव क्लोज के अकॉर्डिंग है, तो ये क्वेश्चंस हमारे में पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसे मैंने इसलिए इंक्लूड कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। डायरेक्शंस कंप्लीट द फॉलोइंग बाय यूजिंग सुटेबल टैग्स। टैग्स के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है ही इज़न्ट गोइंग टू डू इट डैश। तो बताइए फ्रेंड्स, सबसे पहले सुटेबल टैग्स में मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी अगर टैग्स है जिसमें फर्स्ट सेंटेंस नेगेटिव्स है तो सेकंड जो भी यूज़ होगा वो हमेशा ही पॉजिटिव में होगा, और फर्स्ट पॉजिटिव है तो सेकंड सेंटेंस हमेशा ही नेगेटिव में होगा। जैसे ही इज़न्ट गोइंग टू डू इट, तो इट इज़ ही, तो ये सही होगा इसमें इज़ ही इज़न्ट गोइंग टू डू इट, इज़ ही क्वेश्चन मार्क, तो ये एक सुटेबल टैग्स है। दूसरा यू आर इंग्लिश आरंट यू। ओके फ्रेंड्स, यू आर इंग्लिश आरंट यू क्वेश्चन मार्क, तो ये एक सुटेबल टैग्स है जिसमें हम फर्स्ट अगर पॉजिटिव सेंटेंस एज ए यूज़ कर रहे हैं तो सेकेंड सेंटेंस वो नेगेटिव यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ही डजंट राइट वेरी वेल, तो इसमें सही क्या होगा? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। ओके, फिर भी मैं इसे बता देती हूँ और आप पॉज करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सही क्या है। ही डजंट राइट वेरी वेल,
डज ही, ओके। वी मस्ट गो, मस्टेंट वी, इट डजंट इट, डज इट, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, ये टेक्स्ट के क्वेश्चन से जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, होप आपको ये समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सो डायरेक्शंस स्पॉट द एरर्स इफ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें हमें एरर्स कनेक्ट चूज़ करना है कि कौन से सेंटेंस में एरर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, ही वॉज द मैन whom आई थॉट वॉज वेरी पुअर। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें किस जगह पे एरर है। ये फर्स्ट सेंटेंस है, ही वॉज मैन whom आई थॉट वॉज वेरी पुअर। फ्रेंड्स, कभी भी अगर हम कोई किसी यूज़ करते हैं, सपोज हु, whom, which, that, दिस इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो कभी भी हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं तो हम whom का यूज़ हमेशा ही ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, कभी भी हम सब्जेक्ट के साथ whom का यूज़ नहीं करते। ही वॉज द मैन, द मैन इज़ द सब्जेक्ट हियर, तो उसके साथ हम हमेशा ही who का यूज़ करेंगे। whom का यूज़ हम हमेशा ही ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। आप इसे रख लीजिए, याद कर लीजिए फ्रेंड्स, राइट डाउन कर लीजिए। और who का यूज़ हम सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ही वॉज द मैन, वो उस आदमी के बारे में बता रहा है। हु आई थॉट वॉज वेरी पुअर, जिसे मैं सोच रहा हूँ कि बहुत करीब है, तो whom की जगह पे हम who का यूज़ करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस बताया कि जैसा अगर हम किसी सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम who का यूज़ करते हैं, बट इसमें एरर किस में है बताइए। भी यही गलती है कि रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर कि इट इज़ आई हु, कभी भी हम रिलेटिव प्रोनाउन को अगर दो सेंटेंस के बीच में जोड़ते हैं तो उसके साथ जो पहला सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ होगा। इट मीन्स इट इज़ आई के साथ हम कभी भी इसका यूज़ नहीं कर सकते। आई की जगह हम हमेशा ही एम का यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ सुटेबल वर्ब टू यूज़ इन आई। सो इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। सो फ्रेंड्स, कभी भी अगर रिलेटिव प्रोनाउन है उसके साथ जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज़ होगा। अगर कोई भी हो, ठीक है, यू है तो उसके साथ आर, तो इसी तरह का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आई, ही एंड यू विल प्ले। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें किस में एरर है। तो बताइए फ्रेंड्स, बताइए फ्रेंड्स, आई, ही एंड यू विल प्ले। तो इसमें इस सेक्शन में एरर है कि जब कभी भी अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो हम हमेशा ही 2, 3, 1, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। वाई, आई एक फर्स्ट पर्सन है, पर्सन इन, क्या आई एक फर्स्ट पर्सन है, सॉरी फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन है। प्रोनाउन में ही, यू एक सेकेंड पर्सन है एंड ही इज़ द थर्ड पर्सन। ओके, प्रोनाउन में फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट। ओके, तो कभी भी अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं तो हमेशा ही हम यूज़ करते हैं 3, 2, 1, 2, 3, 1, सॉरी फ्रेंड्स। तो पहले यू होगा, ही होगा, देन आई का यूज होगा। यू, ही एंड आई विल प्ले। कभी भी अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसी तरह का यूज होता है। पहले सेकंड पर्सन का यूज़ होता है, देन थर्ड पर्सन,
देन उसके बाद फर्स्ट पर्सन का यूज़ होता है। और इसी जगह पे अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वह 1 2 3 यूज़ होता है। ओके फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 4, सन राइजेज बाय 6 AM दीज डेज। बताइए इसमें किस में एरर है। फ्रेंड्स, इसमें आर्टिकल का एरर है। क्या है? सन राइजेज, दिस इज़ अ पर्टिकुलर थिंग, और पर्टिकुलर थिंग के साथ हम हमेशा ही आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। इट मीन्स सन से पहले द का यूज़ होगा, बिकॉज सन राइजेज बाय 6 AM दीज डेज। तो सन हमेशा ही राइज होता है, ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसके साथ हम द का यूज़ करेंगे। तो द सन राइजेज बाय 6 AM दीज डेज। कभी भी कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है, उस चीज़ के साथ हम हमेशा, उसे सिंगल यूज़ नहीं करते, उस चीज़ के साथ हम हमेशा ही द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ओके, तो द एक इंडेफिनिट आर्टिकल है एंड एज ANN इंडेफिनिट आर्टिकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ओके फ्रेंड्स, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नो बॉयज़ इन द क्लास इज़ एज गुड एज रमन। बताइए इसमें एरर है किसमें। तो फ्रेंड्स, कभी भी हम नो का यूज़ सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं तो उसे सिंगल यूज़ नहीं करते। नो के साथ हम हमेशा ही अदर को ऐड करते हैं। इट मीन्स नो अदर बॉय इन द क्लास इज़ सो गुड एज रमन। तो नो के साथ हम हमेशा ही अदर का यूज़ करते हैं जब स्टार्टिंग सेंटेंस नो से ही स्टार्ट होता है। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स एरर। क्वेश्चन नंबर 8, सो फिल इन द ब्लैंक्स है विद द सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव सेंटेंस। तो हमें बताना है। So sorry friends. Question number 1, his professional ability proves that he is cut dash for this job. Options are out. ऐसे तो ये क्लोज हो गया फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो इसका आंसर सही होगा कट आउट। कट आउट मतलब होता है कोई चीज़ से बाहर निकाल देना। तो इसकी प्रोफेशनल एबिलिटी प्रूव कर रही है कि ही इज़ कट फॉर दिस जॉब। वो अपने जॉब से कट आउट हो गया, वो निकल गया है। ओके, Question number 2, the history of Hindu religious dates dash ancient times. Options are from, and since. हिंदू रिलीजियस की हिस्ट्री प्राचीन समय से चली आ रही है। इसका सही प्रीपोजिशन क्या होगा? तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। ओके फ्रेंड्स, सही प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 3, now government servants have the day dash every Saturday. Options are out, of, and since. Now government servants have the day dash every Saturday. हर आज गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट सर्विस को आज एवरी सैटरडे क्या होता है? सो डे ऑफ। इट मीन्स बंद होता है, क्लोज होना। ओके, डे ऑफ। Question number 4, after the death of his father, the responsibility has devolved as him. Options are on, at, and from. तो डिवॉल्व मतलब होता है फ्रेंड्स किसी को सौंपना, सौंपा जाना। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके फादर के डेथ के बाद सौंपा गया। ओके, सो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, a responsibility is devolved on him. So I write it, preposition is on. Question number 5, in accordance with the advice of a doctor, C is dash died. Options are on, out, at. डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग C is on died. That was the preposition is on died. Question number 12, now
जो वर्ड्स है उसके अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। आई एम डन फॉर, ऑप्शंस आर आंसर्ड, रिवॉर्डेड, क्वेश्चन्ड एंड रिव्यूड। तो आई एम डन फॉर का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? आई एम डन फॉर इट मीन्स ruined, मतलब बर्बाद हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। आई एम डन फॉर, ओके। ruined मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना। डू नॉट रन डाउन योर फ्रेंड इन पब्लिक। ऑप्शंस आर मेक अ मेंशन ऑफ, फॉलो, क्रिटिसाइज, फाइट विद। रन डाउन, रन डाउन का मतलब बताना है फ्रेंड्स। डू नॉट रन डाउन योर फ्रेंड्स इन पब्लिक। तो मेक अ मेंशन ऑफ, फॉलो, क्रिटिसाइज एंड फाइट विद। तो रन डाउन इट मीन्स फाइट विद, अपने फ्रेंड्स से पब्लिक प्लेस पे नहीं लड़ने चाहिए, ओके। तो रन डाउन मीन्स फाइट विद। क्वेश्चन नंबर 3, sought after, options are in great demand, pursued by, with great talent and highly paid। तो sought after का मीनिंग क्या होता है? मीन्स इन ग्रेट डिमांड, बहुत ग्रेट डिमांड है, दैट वाज sought after। क्वेश्चन नंबर 4, राकेश टेक्स आफ्टर हिज फादर। ऑप्शंस आर obeys, imitates, resembles and follows। तो टेक्स आफ्टर का मीनिंग बताना है। राकेश टेक्स आफ्टर हिज फादर का मीनिंग क्या होता है? ओबेज, इमिटेट्स, रिजेंबल्स एंड फॉलो। टेक आफ्टर मीनिंग का मतलब होगा रिजेंबल्स, मतलब कोई समान होना, सिमिलर। राकेश अपने फादर की तरह ही दिखता है, रिजेंबल है, समान है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, टू टेक समवन टू टास्क। ऑप्शंस आर टू टेक समवन टू हिज प्लेस ऑफ वर्क, टू असाइन वर्क टू समवन, टू प्रेज समवन फॉर द वर्क डन एंड टू स्कॉल्ड समवन। सो टू टेक समवन टू टास्क इट मीन्स, टू टेक समवन टू टास्क मीन्स टू स्कॉल्ड समवन, किसी को डांटना। दैट वाज द मीनिंग ऑफ टू टेक समवन टू टास्क, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, जो हमें बताना है इडियम एंड फ्रेजेस। टू हिट द जैकेट। ऑप्शंस आर टू ग्रैम्बल, टू बी वेल्दी, टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री एंड टू मेक मनी क्विकली। तो टू हिट द जैकेट इडियम का मीनिंग क्या होगा फ्रेंड्स? द मीनिंग इज टू मेक मनी क्विकली, टू हिट द जैकेट, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, under the weather। Options are walking in the rain, controlled by the elements, browbeaten by the heat and unwell। तो under the weather का मीनिंग क्या होगा? Under the weather it means unwell होना। क्वेश्चन नंबर 3, status quo। Options are unchanged position, unbreakable status, स्टेटस होगा यहाँ पे, एक्सेलेंट प्लेस एंड लॉन्ग क्विक। स्टेटस क्वेश्चन मीन्स अनचेंज पोजीशन, जो पोजीशन है वो चेंज नहीं है, काफ़ी दिनों से एक ही जगह चला आ रहा है, दैट वाज द स्टेटस क्यू। ये सब स्पेशली फॉर यूज़ होता है जो कोड के द्वारा जो भी निकलते हैं, ओके। ये कोड से रिलेटेड होता है स्टेटस क्यू। क्वेश्चन नंबर 4, बाय फेयर मीन्स और फॉल। ऑप्शंस आर विदाउट यूजिंग कॉमन सेंस, इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, विदाउट डिफिकल्टी, हैविंग बीन इंस्टिगेटेड। सो बाय फेयर मीन्स और फॉल का मतलब क्या होगा? दैट वाज द मीनिंग ऑफ इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, किसी भी तरीके से ऑनेस्ट हो या डिसऑनेस्ट हो, बाय फेयर मीन्स और फॉल, ओके। क्वेश्चन नंबर 5,
at one's beck and call. Options are to attend a call, to be useful to someone, to scout, and to be dominated by someone. At one's beck and call. So at one's beck and call is the meaning to be dominated by someone. किसी के द्वारा शोषण होना, शोषित होना. ओके. लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 15. तो आपको सही मीनिंग, सही स्पेलिंग एरर है. दिस इज स्पेलिंग एरर. आपको सही एरर बताना है कि इसमें सही स्पेलिंग कौन सा है. सोवेनियर का स्पेलिंग. तो बताइए फ्रेंड्स, सोवेनियर का राइट स्पेलिंग वर्ड SOUVENIR. ये एक राइट मीनिंग. सोवेनियर मतलब होता है कोई चीज़ मेमोरी. दैट वाज अ सोवेनियर. SOUVENIR. दूसरा है पैंडमिक. पैंडमिक का सही स्पेलिंग कौन सा होगा? PENDAMIC, PENDAMIC, PANDEMIC and PANDEMEC. Friends, this is the right spelling. PANDEMIC मतलब महामारी. क्वेश्चन नंबर 3. डायरोहा. इसका सही स्पेलिंग क्या होगा? DIAARHOEA, DIARRHEOA, DIARAHEOA and DIARRHOEA. The right spelling is DIARRHOE. लूज मोशन होना. ओके. डायरोया. क्वेश्चन नंबर 4. कॉन्सेंसस. इसका सही मीनिंग क्या हो, सही स्पेल्ड क्या होगा? CONCENSUS, CONSENSUS, CONSENCUS and CONSENSUS. कॉन्सेंसस. कॉन्सेंसस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सहमति होना, अपना एग्रीमेंट देना. दैट वाज द कॉन्सेंसस. दिस इज द राइट स्पेलिंग. कॉन्सेंसस. ओके फ्रेंड्स, तो जो 15 क्वेश्चन से कंप्लीट हो गए. मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस करवाया है. इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे. मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करवाया हुआ है. इतने ज़्यादा भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं. कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में. सपोज 1 है तो उसमें 2 हो गई. ये 5 करके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं. ये मैंने आपकी प्रैक्टिस सेट के लिए करवाया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो. ओके फ्रेंड्स, तो फिर हम अगली वीडियो में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे. तो आप इसी तरह मेरे वीडियो में बने रहें एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग. और जिस किसी ने भी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराने वाले सारे वीडियोज़ के लिए अपडेट रहें. ओके फ्रेंड्स, फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं. तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए. थैंक यू.